सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। For Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। वैसे तो मुल्की और गैर मुल्की मामलात और हालात ज़रा मुख्तलिफ हैं, लेकिन लगता यह है कि हुकूमत अपने लिए महाज खोलने में माहिर है। इस वक्त हुकूमत सहजावियाती महाज खोल चुकी है। सबसे पहला महाज PMDA के मामले के ऊपर मीडिया के लिए खोला गया और हुकूमत की जानिब से खोला गया। दूसरा बड़ा महाज इलेक्शन कमीशन के मामले के ऊपर है और जिस तरह से वज़रा और तर्जुमानों की जानिब से बयानात दिए गए, वो सारे हालात, वाकयात, ट्वीट्स और बातें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए भी हम तक पहुंचती रही हैं। और तीसरा बड़ा महाज चेयरमैन नैब की तकर्री का मामला है। अब एक ऐसा मामला जिसके ऊपर आईन और कानून तमाम तर वजाहत कर देता हो कि अपोजिशन को और तमाम अपोजिशन को ऑन बोर्ड लेने के बाद ही आप तकर्री कर सकते हैं, उसके ऊपर खुले बंदों जो बयानात आ रहे हैं वो क्वेश्चनेबल हैं। अब सवाल यहां पर यह बनता है कि हुकूमत के तर्जुमान और वज़रा सबसे पहले तो बयानात दागते हैं और उसके कुछ अरसे बाद ही अपने बयानात से बैकफुट पर चले जाते हैं और मामलात को इस नहज पर ले आते हैं कि अब हम इसके ऊपर अपोजिशन से या अग्रीव्ड पार्टी से बात करना चाहते हैं। तो ये बातें अगर आपने बाद में करनी ही हैं तो आप पहले क्यों नहीं कर लेते हैं, चाहे वो फिर PMDA का मामला हो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मामला हो या फिर चेयरमैन नैब की तकर्री का मामला हो। अब इस सारे मामले के ऊपर एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि चेयरमैन नैब की जो तकर्री का मामला है उसके हवाले से आईन और कानून क्या कहता है और हाल ही में इसके ऊपर क्या बात हुई है हुकूमती तर्जुमानों की जानिब से, वो आपके सामने रख देते हैं। अपोजिशन चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के हवाले से हमेशा से अपने तहफ़्फ़ुज़ात और एतराज़ात का खुल्लम खुल्ला इजहार करती नजर आई है। अपोजिशन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और चेयरमैन नैब के हवाले से नैब न्याजी गठजोड़ और चेयरमैन नैब के मुबैना जानिबदाराना रवैये के इल्ज़ामात आयद करती रही है। मौजूदा चेयरमैन नैब के ओहदे की मुद्दत 8 अक्टूबर को पूरी हो रही है और फिल वक्त हुकूमत के बयानात से जाहिर यह हो रहा है कि वो मौजूदा चेयरमैन को ही ओहदे पर बरकरार रखना चाहती है। अब चेयरमैन नैब के तकर्रुर के हवाले से ऑर्डिनेंस, कॉन्स्टिट्यूशन या कानून क्या कहता है, आइन क्या कहता है, वो आपके सामने रखते हैं। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999 की शिक 6BI के तहत चेयरमैन नैब की तकर्री का तरीकाकार बयान किया गया है और इस शिक के तहत सदर पाकिस्तान चेयरमैन नैब को कौमी असम्बली में कायदे ऐवान और कायदे हिज़्ब इख्तलाफ, मैं दोबारा बताता हूं, कौमी असम्बली में कायदे ऐवान और कायदे हिज़्ब इख्तलाफ की मुशावरत से 4 साल नाकाबिले तौसी यानी नॉन एक्सटेंडेबल के लिए इन शराइत पर तैनात करेंगे जिनका सदर पाकिस्तान तयन करें और उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने जाने के लिए लागू होने वाली वजूहात के अलावा अपने ओहदे से नहीं हटाया जा सकेगा। 2 इंतहाई अहम अल्फाज हैं जिनके ऊपर गौर करना जरूरी है। एक तो कायदे हिज़्ब इख्तलाफ से मुशावरत, दूसरा नॉन एक्सटेंडेबल यानी मुद्दत में तौसी नहीं हो सकती है। ये वो 2 अल्फाज हैं जिनकी तशरीह में अगर जाया जाए तो बड़ी वजाहतें खुलकर सामने आती हैं। अब कुछ जरा बयानात की बात कर लेते हैं। 25 सितंबर 2021 को फवाद चौधरी ने बयान दिया था कि नैब ने शहबाज शरीफ को मुल्जिम डिक्लेयर किया हुआ है, लिहाजा यह तय है कि नए चेयरमैन नैब के लिए शहबाज शरीफ से मुशावरत नहीं करेंगे, क्योंकि शहबाज शरीफ से अगले चेयरमैन नैब के बारे में पूछने का मतलब है कि मुल्जिम से पूछें कि उसकी तफ्तीश कौन करेगा। वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल इस पर काम कर रहे हैं, जो हल लेकर आएंगे उस पर अमल किया जाएगा। 24 सितंबर 2021 को वफाकी वजीर बराए कानून ने एक बयान दिया था। वफाकी वजीर बराए कानून फरोग नसीम ने कहा कि चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तौसी के लिए ऑर्डिनेंस का कोई मुसवदा अब तक तैयार नहीं किया गया। चेयरमैन नैब के नाम का इंतखाब वजीर आजम की सवाबदीद है, हम सिर्फ मशवरा दे सकते हैं। वजीर आजम चेयरमैन नैब के लिए एक नहीं बल्कि मजीद नामों पर भी गौर करेंगे। बात यहीं पर नहीं रुकती है, इसके ऊपर अपोजिशन अपने अंदाज से बात करती नजर आई है। अहसन इकबाल साहब इस हवाले से क्या कहते हैं? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल और साबिक वज़ीर दाखिला अहसन इकबाल ने कहा है कि चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तौसी के लिए पार्लियामान को बुलडोज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। एक इंटरव्यू में अहसन इकबाल ने कहा कि हुकूमत आइन के मुताबिक चले, हुकूमत ने इंतखाबी इस्लाहात राइज करने की एकतरफा कोशिश की है,
इसमें बहुत सी आईनी शिकों को सादा कानून साजी के जरिए तब्दील करने की कोशिश की है, जो कि कानूनी तौर पर और आईनी तौर पर गलत है। अब इसके ऊपर सेनेटर फैसल जावेद साहब क्या कहते हैं वो आपके सामने रखते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर फैसल जावेद ने एक टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे जितने भी इंतखाबात होते हैं वो धांधली ज़दा होते हैं और चेयरमैन नैब के तौर पर ऐसा उम्मीदवार चाहते हैं जिस पर करप्शन के इल्जामात ना हो और वो हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफदारी ना करे। तो वो जो दो जुमले थे, एक मुशावरत का जुमला जो कि कानून हमें बताता है और दूसरा नॉन एक्सटेंडेबल का मामला, या तो उनमें से एक को तब्दील करने के लिए कानूनी तरमीम पेश की जाएगी या दोनों को हज़फ करने के लिए कानूनी तरमीम पेश की जाएगी, या फिर गवर्नमेंट ये चाहती ही नहीं है कि मौजूदा चेयरमैन नैब को एक्सटेंशन मिले और एक नया चेयरमैन नैब लाया जाए। तो ये वो तमाम ऑप्शंस हैं जो कि हमें नजर आती हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब इसके ऊपर क्या कहते हैं। 14 सितंबर 2021 को साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि नैब वो इदारा है जो खुद काबिल एहतसाब है। चेयरमैन नैब से मुताल्लिक अपोजिशन लीडर से कोई मुशावरत नहीं हुई और हुकूमत ने चेयरमैन नैब से मुताल्लिक खामोशी का रोजा रखा हुआ है। ताहम एक दिन ये हकायक सामने आएंगे कि नैब क्यों खामोश था। अब यहां पर आपको यह बताना जरूरी है कि चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की तकर्री कब, कैसे और किस तरह हुई। 8 अक्टूबर 2017 को साबिक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने बाहमी मशावरत के बाद कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस 1999 के तहत सुप्रीम कोर्ट के साबिक जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को नैब का नया चेयरमैन मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। खुर्शीद शाह ने जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल समेत 12 नाम नैब चेयरमैन के लिए दिए थे। ताहम आखिर में इत्तफाक राय जावेद इकबाल पर किया गया। 11 अक्टूबर 2017 को जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने चेयरमैन नैब का ओहदा संभाला। अब मामला सिर्फ यहीं पर नहीं रुकते हैं। मामला अगर सिर्फ चेयरमैन नैब की तकर्री का हो तो बंदा खामोश हो जाए। मैंने पहले कह दिया कि पीएमडीए के ऊपर अलग से लड़ाई रही है हुकूमत की, चेयरमैन नैब के तकर्रुर के हवाले से एक नया भौचाल है और फिर इलेक्शन कमीशन से डायरेक्टली हेड ऑन हुआ है विफाक। वो किस तरह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मामले के ऊपर हुकूमत के जो इख्तलाफात हैं वो आपके सामने चीदा चीदा हैं वो रखते हैं। इलेक्शन कमिश्नर से हुकूमत का पहला इख्तलाफ बल्दियाती इलेक्शन के मामले पर हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बल्दियाती इलेक्शन करवाने के हुक्म के बावजूद ये इलेक्शन ना हुए तो जस्टिस काजी फायज ईसा ने 28 जनवरी 2021 को चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अदालत तलब कर लिया। अदालत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान और अटॉर्नी जनरल ने बल्दियाती इदारों की मुअत्तली को गैर आईनी इकदाम तस्लीम किया, जिस पर वज़ीर आज़म ने उनके इस जवाब पर नाराजगी का इजहार किया। दूसरा बड़ा इख्तलाफ डस्का के ज़िमनी इलेक्शन में सामने आया। हुक्मरान पार्टी के बाद रहनुमा मुबैना तौर पर हल्के में अपनी मर्जी के रिटर्निंग अफसरान लगवाना चाहते थे, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर ने साफ इनकार कर दिया। पोलिंग के इख्तिताम पर 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स रिजल्ट समेत गायब हुए, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने उस हल्के के नताइज को रोक दिया और दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया तो मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार कामयाब हो गई। हुकूमत का तीसरा बड़ा इख्तलाफ सेनेट के मार्च 2021 के इलेक्शन में सामने आया। हुकूमत ओपन बैलेट के जरिए इलेक्शन करवाना चाहती थी। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, जहां हुकूमती मौक़िफ़ के खिलाफ ओपन बैलेटिंग को आइन की शिक 226 के तहत गैर आइनी करार दे दिया गया, जिस पर अदालत ने हुकूमत के खिलाफ फैसला दिया। उस पर भी वज़ीर आज़म नाराज हुए थे और उन्होंने अपनी तकरीरों में बाकायदा इस नाराजगी का इजहार भी किया। चौथा बड़ा इख्तलाफ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बिल पर था। हुकूमत ने 10 जून 2021 को कौमी असम्बली से इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बिल पास कराया। यह बिल जब इलेक्शन कमीशन पहुंचा तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस पर 28 एतराज़ात उठाए। हुकूमत ने हल्का बंदियों और वोटर्स के तयन का इख्तियार इलेक्शन कमीशन से लेकर नादरा को दे दिया था। पांचवा बड़ा इख्तलाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने 29 जुलाई 2021 को इंट्रा पार्टी इलेक्शन न कराने पर इमरान खान को नोटिस जारी किया। हुकूमत ने इसे जानिबदारी करार दिया था। छठा और आखिरी बड़ा इख्तलाफ ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए इंतखाब कराने का है। हुकूमत के मुजव्वज़ा इलेक्शन रिफॉर्म्स बिल में आइंदा इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए कराने का ऐलान सामने आया तो इलेक्शन कमीशन ने उस पर 37 एतराज़ात उठा दिए। इलेक्शन कमीशन का कहना था कि हुकूमत की जानिब से एक प्राइवेट कंपनी से तैयार कराई गई मशीनों पर तमाम सियासी जमातें कैसे एतमाद कर सकती हैं, जबकि इंतखाबात से मुतालिक इंतजामात इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। जहां पर बहुत सारे रद्द-ए-अमल आए तो एक रद्द-ए-अमल मरियम नवाज शरीफ साहिबा का भी था, जो ऑफ कैम अलग था और ऑन कैम अलग था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवन फील्ड रेफरेंस में समाअत के बाद अहाता अदालत के बाहर इस सवाल के जवाब में
कि मुस्लिम लीग नून ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की हिमायत की, लेकिन अब वो कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब के चेयरमैन जावेद इकबाल की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की मुखालफत कर रही है। उसके जवाब में मरियम नवाज ने कहा कि वो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के गुनाह में शामिल नहीं थी। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने इस बयान को बाद में डिनाई कर दिया और एक ट्वीट के जरिए कहा कि वो कल भी नून लीग के साथ थी, आज भी नून लीग के कायद की सपोर्ट में खड़ी हैं, यानी उन्होंने जो गुनाह की बात की उससे रिवर्ट हो गई। अगर बात इलेक्शन कमीशन की जाए तो उसके हवाले से आजम स्वाति साहब ने एक जो स्टेटमेंट दिया था उसके बाद उन्हें नोटिस का सामना करना पड़ा और वो ये था कि इस इदारे को या ऐसे इदारे को आग लगा देनी चाहिए। तो हेड ऑन ले रखा है हुकूमत ने मुख्तलिफ अंदाज से मुख्तलिफ इदारों को, और उन इदारों में सबसे इंपॉर्टेंटली जो दो इदारे हैं, एक नैब है और दूसरा इलेक्शन कमीशन है। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है नेशनल पॉलिटिक्स। नेशनल पॉलिटिक्स मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज पर मुलाजा करते हैं। ऑन द डिबेट टुनाइट आज के हमारे मौजूद मेहमानान में शामिल हैं जनाब जमशेद इकबाल चीमा साहब। आप वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी हैं और सीनियर पॉलिटिकल पर्सनैलिटी हैं। हमारे दूसरे मौजूद मेहमान हैं जनाब अब्दुल कादिर खान मंदोखेल साहब। आप रुकने कौमी असम्बली हैं और आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, जबकि मुल्क के मायनाज कानून दान भी हैं। हमारे तीसरे मौजूद मेहमान हैं जनाब राजा आमिर अब्बास साहब। आप नैब के साबिक डिप्टी प्रोसिक्यूटर भी हैं। हमारे चौथे और आखिरी मौजूद मेहमान हैं जनाब कंवर दिलशाद साहब। आप साबिक सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। मैं अपने तमाम गेस्ट पैनलिस्ट को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। नए चेयरमैन नैब की तकर्री के हवाले से मामलात बिगड़ते जा रहे हैं गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान, और कुछ ऐसा ही मामला इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी है। सबसे पहला मेरा सवाल जनाब जमशेद इकबाल चीमा साहब से होगा। चीमा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप पहली दफ़ा मेरे शो पर अपीयर हो रहे हैं बोल न्यूज़ पर, उसके लिए भी आपका शुक्रिया। अब फवाद चौधरी साहब ने हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया है कि शहबाज शरीफ साहब से मुशावरत नहीं करेंगे चेयरमैन नैब की तकर्री के मामले के ऊपर। इसकी बुनियादी तौर पर वजह क्या आप लोगों को समझ में आती है कि क्यों मुशावरत नहीं करेंगे जब कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि मुशावरत लाजमी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस वक्त आप कह लें कि ये एक आइनी मामला भी है और एक मोरालिटी का मामला भी है। सो यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली जो है, तकरीबन सारी फैमिली कन्विक्टेड है, या आप कह लें कि उन पे एक्यूज़ड हैं इसमें कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की, उन्होंने $25 अरब की, 25 अरब रुपये की, और उसमें वो तारीखें भुगत रहे हैं। उनका मतलब आप कह लें कि उनके केसेस चल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अपोजिशन से ये स्पिरिट तो आइन की ये है कि अपोजिशन से मुशावरत की जाए, वन साइडेड कोई चीज़ ना हो, और आप कह लें कि न्यूट्रल लोग लगाए जाएँ। आइनी अदारों के जो सरबराह हैं कम्पिटेंट हों, न्यूट्रल हों, वो इसको पुलिस ना बना दें, ये एक अदालत का रोल प्ले करें। यहाँ पे इस लेवल पे जाके न्यूट्रलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर शहबाज शरीफ साहब की मर्ज़ी से लगाएंगे तो ही इज़ ए कंप्रोमाइज्ड पर्सन, और शायद मैं समझता हूँ इस बात से उन्हें खुद हट जाना चाहिए, इस बात पे इसरार नहीं करना चाहिए। अपोजिशन को मिल के आप कह लें कि को डेजिग्नेट करें लोग, और वो करें इसको एक कुछ यू कैन से सुजेस्ट करें हमें कि जी फलां बंदा लगाएं, ये वो करें, यू कैन से एक डायलॉग करें, इसको नेगोशिएट करें। ये शहबाज शरीफ साहब जो हैं ये इनको तो नहीं करना चाहिए। लिहाजा आप कह लें कि ये इशू बड़ा सीरियस है, और आइन ने शायद कभी भी फोर्स ही नहीं किया था कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है जिसने अपॉइंटमेंट करनी है एक नैब चेयरमैन की, वो खुद नैब की अदालतें रोज़ भुगत रहा होगा, और उसने इतने ज़्यादा पैसे सरेआम चोरी किए होंगे, वो सामने होंगे, सज़ा उसको होने वाली होगी, और वो तकर्री करेगा। सो एक बड़ा अनफोर्सीन सा और बड़ा अनफॉर्चुनेट सा एक केस आ गया है, तो जिस पे मैं समझता हूँ कि पूरी कौम ही इस वक्त क्राइसिस का शिकार है। ये एक आप कह लें कोई आसान जगह नहीं है, मुश्किल जगह फंस गया पाकिस्तान। जमशेद इकबाल चीमा साहब माजरत के साथ अगर कन्विक्टेड या अक्यूज शख्स से या उनकी फैमिली से डील हो सकती है तो इसके ऊपर बात क्यों नहीं हो सकती है? मैं लेट मी रिमाइंड यू, मेरे ही शो पर आपने एक स्टेटमेंट दिया था, अगर मेरे प्रोड्यूसर साहब वो क्लिप चला सकें तो वो क्लिप ज़रूर मैं आपको सुनवाना चाहूँगा। आज से तकरीबन कोई 2 साल पहले आपने मेरे ही शो पर बोला था कि मियां नवाज शरीफ साहब डील करके गए हैं और उनकी किस्त पाकिस्तान में आ चुकी है कतर के ज़रिए,
वो क्या था क्लिप, ये जरा पहले सुन लीजिएगा, मैं उसके ऊपर मजीद आपसे रोशनी चाहूंगा। जी शेद इकबाल चीमा साहब, इत्तेफाक की बात है कि आज माशाल्लाह से आपने कपड़े भी वही ज़ेबतन कर रखे हैं और अब मामले खसूसी हैं आप वज़ीर आज़म साहब के। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या आप उस बयान पर कायम हैं कि वाकईतन वो डील के तहत गए थे, और अगर कन्विक्टेड और अक्यूज से डील हो सकती है तो चेयरमैन नैब की तकर्री के मामले के ऊपर बात क्यों नहीं हो सकती चीमा साहब? देखें, जो है ना डील किसी भी किस्म की, अगर कोई अदारा एज नैब प्ली बार्गेन भी करता है, बाकी चीज़ें भी करता है, तो अदारा तो कर सकता है। बट गवर्नमेंट का स्टांस बड़ा वाज़ेह है। गवर्नमेंट का स्टांस है कि जो बंदा इस वक्त आप कह लें अदालतों में भुगत रहा है या नैब के अंडर उस वक्त उसके कानून लगे हुए हैं, केसेस और आखिरी स्टेजेस पे हैं, वो पीछे हटे, वो आप कह लें वहाँ अपोजिशन खुद एज एन अपोजिशन आगे आए और वो नेगोशिएट करे, वो डील करे, वो सुजेस्ट करे। और यहाँ पे जो बेसिक देखें, इसमें मैं समझता हूँ बात सिर्फ शहबाज शरीफ के केस की नहीं है, बात अपोजिशन और हुकूमत की नहीं है, बात है कि कोई न्यूट्रल बंदा लगे और कुछ सेल्फलेसनेस हो उसमें उसकी स्पिरिट ये हो कि यहाँ पे हमने नैब के थ्रू इस मुल्क में ट्रांसपेरेंसी लेके आना है। उसकी स्पिरिट ये ना हो कि हमने अपने केस माफ़ कराने हैं। सो यहाँ पे शहबाज शरीफ को खुद ये बात करनी चाहिए, ये काम करना चाहिए, ये एक्ट करना चाहिए, ना कि आप कह लें इसरार करते रहें इसी बात पे इसरार करते रहें और चीज़ें एक क्राइसिस का शिकार हो या एक जिसे कहते हैं एक आइनी बहरान पैदा हो, उस तरह की सिचुएशन होनी नहीं चाहिए। राइट चीमा साहब साथ रहिएगा। मैं मंदोखेल साहब से, माशाल्लाह मुल्क के मायनाज वकील भी हैं, उनसे मैं कमेंट ले लेता हूं इसके ऊपर। मंदोखेल साहब, आप फरमाइएगा कि इस सारे मामले के ऊपर कानून क्या कहता है कि नए चेयरमैन नैब की तकर्री कैसे होनी चाहिए, और आप लोगों से क्या इस मामले के ऊपर मुशावरत के लिए गवर्नमेंट राजी है? कोई बात हुई है आपसे? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं हुई है, लेकिन सवाल ये है कि बड़ा वाज़ेह है कानून के अपोजिशन लीडर से नैब की चेयरमैन की तकरीर से मशावरत करेंगे। अब चीमा साहब जो नया मंतक लेके आए, तो मैं नहीं समझ रहा हूँ, वैसे थे कानून की तालिब इल्म, तो अगर मैं इस तरह सोचूं, एक होता है मुलजिम, एक होता है मुजरिम। मुजरिम से तो आप बात यकीनन नहीं कर सकते हो, लेकिन इल्ज़ाम जिसके ऊपर हो, FIR जमशेद साहब के ऊपर भी अल्लाह न करे पाकिस्तान का सिस्टम अदालती है, जो पुलिस का सिस्टम है, मैं भी इनके खिलाफ भी 40-50 FIR कटे हो, मैं भी मेरे खिलाफ भी कटे हो, किसी और के खिलाफ भी कटे हो, यहाँ पता नहीं चलता है। लेकिन वो FIR काटने से मकसद ये नहीं होता है कि बंदा मुजरिम हो गया, उसके ऊपर इल्ज़ाम आए, उसको मुलजिम कहते हैं। दूसरी बात ये कि अगर शहबाज शरीफ साहब मुलजिम है, मुजरिम तो मैं नहीं कहूँगा उसको, वो मुलजिम है, तो वो फिर अपोजिशन लीडर कैसे होगी? अपोजिशन लीडर की तकरीर भी तो स्पीकर ने की है, स्पीकर के नोटिफिकेशन से ही वो अपोजिशन लीडर बना है, उसको जो प्रिविलेज जो हासिल है वो भी एज ए अपोजिशन लीडर है। तो ये चीज़, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि जारी बात है चीमा साहब भी मजबूर है, पार्टी का उसने बयान लेके जाना है आगे पे, और बाकी जो लोग बैठे हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि इनको ये मौजूदा जो चेयरमैन नैब है, ये उनको सूट करता है, इस वजह से कि इनकी वीडियो बहुत सारी इनके पास है, हुकूमत के पास। एक वीडियो से तो वो बैठ गया है, जो ये हुक्म देते हैं वो मान लेते हैं, ना जाने और कितनी वीडियो, क्योंकि पहला वीडियो भी इनकी अपनी चैनल से, इनकी अपनी एडवाइजर के चैनल से वो नशर हुआ था। तो ये इनके पास इस तरह चीज़ें वजूद है लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए या इसकी जो सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के लिए। तो मैं समझ रहा हूँ चलो लेट से ये सब कुछ कर भी लेंगे। आप मुझे बताओ, जब एक शख्स दागदार हो, एक शख्स का पाकिस्तान की अपोजिशन उसको मानने को तैयार नहीं हो, तो ऐसे शख्स अगर फरिश्ता भी हो जाए तो भी कोई मानेगा नहीं है। तो मेरा सवाल है हुकूमत के हल से कि आप ऐसे काम क्यों करना चाह रहे हैं? क्या पाकिस्तान में कोई ईमानदार आदमी नहीं है? क्या ये नैब के चेयरमैन, इससे पहले जो अब्दाबाद का जो कमीशन था उसका ये सरबरा था, उनका जो फाइंडिंग आया था या कमीशन की रिपोर्ट आई ओसामा बिन लादेन के हवाले से, वो रिपोर्ट उनको शाया कर दे हुकूमत, पता चल जाए। जबकि नैब के चेयरमैन कह चुका है कि मेरी पोती या मेरी नवासी ने पूछा तो ओसामा बिन लादेन जिंदा है या नहीं, तो मैं क्या जवाब दूंगा, तो वैसे तो ओवरऑल उसने कह दिया। तो सवाल ये, ऐसे शख्स जो एक रिपोर्ट उसकी बनाई गई है वो अभी तक मंजर-ए-आम पे नहीं आई, एक ऐसे शख्स जिसकी अपनी वीडियो मंजर-ए-आम पे आ गई, उसकी तरदीद और तस्दीक नहीं हो सकी, और फिर इस तरह अपोजिशन के लोगों को आप, यानी मैं या पीपल्स पार्टी के मैंने एक शख्स की वीडियो हमारे पास आ गई तो उससे हम मुलजिम बन गए, हमें नोटिस दे दिए, हमारे घरों पे छापे मारे गया। प्रिविलेज कमेटी का शुक्रिया, उन्होंने
वो नोटिस विड्रॉ के हुकामात जारी कर दिए। अली उम्मद खान साहब वजीर भी इनके बैठे हुए थे। सवाल ये कि अपोजिशन के खिलाफ ये हर हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मैं अपनी पार्टी की बात कर रहा हूँ। ये जालून की पार्टी है, ये शहीदों की पार्टी है। 80,000 थोड़े शहीदों ने कहा है। हमें तो कम से कम इनके सारे अरबे हम मुकाबला कर भी रहे हैं। आसिफ अली जरदारी साहब देख रहे हैं, इंतहाई जो दर्जे का जो ना वो बीमार है और बिल्कुल कंडीशन उसकी बहुत ही खराब है। उसके बावजूद वो अदालतों में जा भी रहे, पेशिया भी भुगत रहे, सब चीज कर रहे हैं। तो सवाल ये आदि परियाल हमारी खातून रहनुमा को उन्होंने रात 12 बजे जेल की सलाखों में धकेल दिया है। तो ये हरकतें तो कर रहे हैं, लेकिन कम से कम पीपल्स पार्टी पे कोई असर नहीं। ये नेब चेयरमैन और कोई कठपुतली देके, जैसा फवाद चौधरी के भाई को उन्होंने नेब का प्रोसिक्यूटर बना दिया है। तो आप क्या करना चाह रहे हैं? आप इंसाफ करना चाह रहे हैं? आप बात करो इंसाफ का, आप इंतकाम करना चाह रहे हो। लेकिन मैं चीमा साहब के जरिए उनकी क़यादत को ये बताना चाह रहा हूँ कि एक दिन भी अपोजिशन में बैठना है तो फिर आप बैठ जाइए एक दिन। फिर ये सारे आपकी जो हरकतें ये सारी सामने आ जाएगी। ये जो आपके दाएं बाएं चोर, जो आटा चोर, चीनी चोर, ये सारे जो बैठे हुए ये सारे आएंगे और उसकी डायरेक्ट लिंक आपके साथ है। और बड़ा अच्छा हो गया एक नया जो ऑर्डिनेंस FBR ने जारी किया है। तो मैं समझ रहा हूँ इस FBR के तहत तो सबसे पहले इमरान खान साहब का ही एहतसाब होगा। इस वजह से कितना बड़ा महल कहाँ से चल रहा है। वो कहते हैं मेरे 1,80,000 या 2 लाख तनख्वाह है, तो 2 लाख रुपए में तो वहाँ कुत्तों का गोश्त भी नहीं आता होगा जो उनके घर में पल रहा है। तो मैं समझ रहा हूँ बाकी खाने, बिजली, नौकर चाकर, ये पैसे कौन अदा करे, किसकी तरफ से आ रहा है, ये सारा हिसाब होगा। बाकी जो मिलिट्री हो गया, जो BRT हो गया, बहुत सारी चीजें, ये सारी चीजें मौजूद है। लेकिन मैं नहीं कहूंगा पीपल्स पार्टी इंतकाम वाली सियासत नहीं करेंगे, मगर इनको भी कम से कम इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आज के बाद कल भी है। मैं आपके इस पॉइंट का जवाब यकीनन चीमा साहब से लूंगा, लेकिन उससे पहले राजा आमिर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राजा साहब, कानून क्या कहता है चेयरमैन नैब की तकर्री के हवाले से, और इस वक्त जो पोजीशन गवर्नमेंट की जानिब से ली जा रही है कि हम शहबाज शरीफ साहब से कोई कंसल्टेशन नहीं करेंगे इसके ऊपर, आपको लगता है कि ये कहना चाहिए गवर्नमेंट को? देखिए, एक बात तो मैं क्लियर करता जाऊं, बहुत से प्रोग्राम्स में मैंने देखा है कि लोग बारहा इसे कह रहे हैं कि आइन ये कहता है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन से मशावरत जरूरी है, ये आइनी पोजीशन है। लेट मी क्लियर कि चेयरमैन नैब कोई आइनी ओहदा नहीं है। आइन में कहीं चेयरमैन नैब का जिक्र नहीं है। चेयरमैन की जो मशावरत होनी है उसका जिक्र भी आइन पाकिस्तान में नहीं है। ये एक सब लेजिस्लेटिव कानून है, एक स्टैट्यूट है, उसमें लिखा हुआ है कि जो की अपॉइंटमेंट होगी वो लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ अपोजिशन की बाहमी मुशावरत से उनकी एक डिस्कशन होगी। और वो डिस्कशन ये है, उनकी कंसेंसस ओरिएंटेड डिस्कशन होगी, कोई मीनिंगफुल कंसल्टेशन होगी। और इसके बगैर नया चेयरमैन लग ही नहीं सकता। उसका यकीनन एक तरीकाकार है। एब्सोल्युटली राइट। राजा साहब साथ रहिएगा, बाकी पैनलिस्ट भी साथ हैं। यहाँ एक ब्रेक का वक्त हुआ जाता है, ब्रेक के बाद जवाब आएंगे। कवर हमारे साथ हैं, चीमा साहब से भी जवाब लेना है। जो मंदो खेल साहब ने कहा उसके काउंटर आर्गूमेंट उनका चाहिए होगा उसके ऊपर। एक ब्रेक लेते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मैं अपने तमाम मौजूद गेस्ट पैनलिस्ट को एक बार फिर से खुशामदीद कहता हूं। मामला सिर्फ चेयरमैन नैब की तकर्री का नहीं है, इलेक्शन कमीशन के मामलात के ऊपर भी हुकूमत तनाज़े का शिकार दिखाई देती है। आजम स्वाति साहब ने जिस अंदाज से स्टेटमेंट दिया, उसके साथ फवाद चौधरी साहब भी स्टेटमेंट देते रहे, फिर बाज पुश हुई, नोटिस देना पड़ा इलेक्शन कमीशन को। क्या इस तरह से इलेक्शन कमीशन को गवर्नमेंट हेड ऑन ले सकती है? मैं ये सवाल करूंगा जनाब कंवर दिलशाद साहब से, इंतहाई काबिल एहतराम है। कंवर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। क्या कोई भी हुकूमत इस तरह से हेड ऑन ले सकती है इलेक्शन कमीशन को? कंवर साहब, देखो जी, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान एक आइनी इदारा है, उसके वही इख्तियारात हैं, वही प्रोटोकॉल है आइन के कानून के मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास है। अब हुकूमत ने बिला वजह अपना इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के साथ मुहाजराई की, जिससे हमें बड़ा अफसोस हुआ। वो इलेक्शन कमीशन ने अपने एक टेक्निकल राय दी कि इसमें ये जनाब 37 के लगभग जो एतराज़ात हैं, तो वो आप एक हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए था, इनका इतना बड़ी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनके पास मिनिस्ट्री है, साइंस टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री है, नस्ट इनके पास मौजूद है और बड़े बड़े इदारे हैं, तो उनकी एक माहिरीन की एक कमेटी बन जाती और जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जो अपने एतराज़ात या सिफारिशात या जो भी अपनी तजावीज़ दी हैं उसका वो अजाला कर देते। सिस्टम बड़ा अच्छा है। हम भी चाहते हैं पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक जो है एक डिजिटल जो है हमारे इलेक्शन में एक नई जदीद तरीन जो है वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाए,
लेकिन बहरहाल अब चूँकि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम इसकी ऑनरशिप नहीं लेते जब तक कि हमारी एतराज़ात को दूर नहीं कर दिया जाता, तो बड़े बहमी तरीके से, अच्छे तरीके से बैठ कर उसको आपकी जो है वह फाम व तफ़हीम के ज़रिए इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की जितने भी एतराज़ात थे वो दूर किए जा सकते थे। टेक्निकल ज़माना है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसके बाद इसके बरक्स हमें नहीं मालूम कि क्या मामला पेश आया। बिला वजह इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को गाली गलोच, करप्ट, रिश्वतखोर, किसी पार्टी के माउथ पीस कह दिया। चलें, पहले दिन कह देने में कोई हर्ज नहीं, हो जाती कमेटी के अंदर अपने हंगामराई भी हो जाती है, गुस्सा भी आ जाता है, लेकिन वो मुसलसल 2 हफ्ते हो गए और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। ये हमें बड़ा अफसोस है। परसों काबीना के इजलास में भी ये कहा गया, जो फाज चौधरी साहब ने बाहर आकर अपनी काबीना की तर्जमानी की कि जनाब हम चीफ इलेक्शन कमीशन को देख लेंगे, हम इसके लिए हिकमत अमली तैयार कर रहे हैं। भाई ठीक है, आपके पास इख्तियारात है, आप आइन के आर्टिकल 209 के तहत जब चाहें चीफ इलेक्शन कमीशन या उनके मेंबर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जा सकते हैं जुडिशल कमीशन में, ये आपको आइनी इख्तियारात हैं। लेकिन बरमला कहना, मीडिया में कहना, ये अच्छा नहीं लगता। आपके पास तमाम आइनी इख्तियारात हैं, कानूनी इख्तियारात हैं, आप इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के खिलाफ जा सकते हैं। लेकिन बहरहाल अब इलेक्शन कमीशन ने अपनी साख बचाने के लिए, अपने इदारे की इज़्ज़त बचाने के लिए उन्होंने नोटिस जारी कर दिया। अब नोटिस जवाब के बारे में फाज चौधरी साहब ने तो 6 हफ्ते की मोहलत मांगी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की मर्ज़ी है कि 6 हफ्ते देते हैं, 2 हफ्ते देते हैं। लेकिन ये बात हकीकत पर मबनी है कि जब नोटिस जारी किए गए तो फाज चौधरी साहब ने उस नोटिस को तस्लीम कर लिया। ये फाज चौधरी साहब की अच्छी बात है, कोई शाइन बात है, चूँकि वकील भी हैं, वो पार्लियामेंटेरियन भी हैं। अब इसका वो जवाब दें, जो भी जवाब देंगे, लेकिन हालात इस तरह नज़र आ रहे हैं कि बिला वजह हमें समझ नहीं आई। इतनी फेडरल गवर्नमेंट है, काबीना है, किसी वज़ीर ने, किसी मशीर ने प्राइम मिनिस्टर साहब को नहीं इदरा किया, नहीं उनको ब्रीफ किया कि जनाब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के साथ महाजराई करने से, एक आइनी इदारे से महाजराई करने से नुकसान तो गवर्नमेंट को पहुँचेगा, इलेक्शन कमीशन की सेहत पर क्या असर पड़ेगा, वो तो आइनी इदारा है। तो इस लिहाज से हम ये चाह रहे हैं कि अब भी वक्त है कि बैठ के तसल्ली के साथ आप इसके अफहाम व तफ़हीम कर लें, और जो हमारे मिनिस्टरों ने बुरा भला इलेक्शन कमीशन को कहा है, एक माफ़ीनामा दे दें, कोई बात नहीं, पार्लियामेंटेरियन हमेशा माफ़ीनामा देते रहते हैं, तो ताकि मामले अच्छे तरीके से तय हो जाए। और सिस्टम बड़ा अच्छा है, और सिस्टम में जो खराबी है वो दूर करना है। कमर दिलशाद साहब, हुकूमत का नुमाइंदा हो या चाहे कोई भी पॉलिटिशियन हो, क्या ये इख्तियार कतई तौर पर नहीं रखता कि अगर उसको किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन का जो कैरेक्टर है वो शेडी नजर आता है उसकी नज़र में, चाहे वो इल्ज़ाम ही क्यों ना लगा रहा हो, तो वो उसके ऊपर कमेंट भी नहीं कर सकता? कमर साहब, हाँ नहीं, कमेंट देखो जी, कमेंट्स तो आप देखें जी, कमेंट करने को कोई हर्ज नहीं, कमेंट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसके बारे में ये कहना कि ये करप्ट हैं, इन्होंने पैसे खाए हैं, या इनका ये किसी अपोजिशन के माउथ पीस हैं, या अपोजिशन का गढ़ बन गया है, ये करप्ट लोग हैं, इनको हटाया जाए, इनसे इस्तीफा, ये बातें जो होती है ये नामुनासिब होती है। जब उनका स्टेटस सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है, ये मुनासिब बातें नहीं होती। बाकी क्रिटिसाइज करें आप, उनकी पॉलिसी पर इतराज़ करें, हमें आपके फैसले पे जो है हमें इसके कबूल नहीं है, हम क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन मुतबादल रास्ता भी बता दें, रास्ता भी कहे जी हम इसके बारे में करते हैं। लेकिन जब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो तफाज़ात को दूर नहीं किया जाएगा, उनके एतराज़ात को दूर नहीं किया जाएगा, तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इसकी ऑनरशिप तो नहीं लेगा ना। जब इसकी ऑनरशिप नहीं लेगा तो फिर बताइए कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कैसे इस्तेमाल में लाई जाएगी। तो इस पहले ये मुतनाज़ा बन गई, अभी तो कानून साजी भी होनी है। तमाम स्टेक होल्डर जो हैं बशमूल अपोजिशन, उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया है, सिविल सोसाइटी ने रिजेक्ट कर दिया है, इंटरनेशनल रिपोर्टें हमने पढ़ी हैं, उसमें भी इसके बारे में तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो ये सारी चीज़ें दूर की जा सकती हैं। हर चीज़ का तरीका होता है, अगर आपका मोबाइल फ़ोन ख़राब हो गया ठीक भी हो सकता है, लेकिन सारी चीज़ें ठीक होने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन आप उसको बुरा भला कहें कि हम आपके ख़िलाफ़, आप इस्तीफ़ा क्यों नहीं देते, आप छोड़ क्यों नहीं जाते, ये लफ्ज़ जो होता है ये गैर मुनासिब होता है, ये नामुनासिब है और अफसोसनाक भी है। जमशेद इकबाल चीमा साहब की जानिब में जाऊँगा। जमशेद इकबाल चीमा साहब, ब्रेक से पहले आप गुफ्तगू सुन रहे थे कादिर खान मंदोखेल साहब की, बड़ा सख्त क्रिटिसाइज़ किया उन्होंने, आपको भी ये तक कहा कि वीडियोज़ मौजूद हैं आप लोगों के पास, और अभी कमर दिलशाद साहब का भी शिकवा जो है वो आपने सुन ही लिया होगा। आप इस पे कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे चीमा साहब? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये वीडियो का कल्चर जो है ये तो मुस्लिम लीग नून लेके आई है, और नहीं ये आप कह लें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोगों की वीडियोस मौजूद हैं। आप नाम लेना किसी बंदे का जिसकी वीडियो ना मौजूद हो, क्या उससे सुधर गया कोई बंदा, या उसने अपना स्टांस चेंज कर लिया है?
ये सारा सिर्फ आपका सारा ये नैब चेयरमैन ही वीडियो की वजह से कंप्रोमाइज़ हो गया। यहाँ मुझे नाम बता दे ज़रा, मुझे मतलब किसी पार्टी लीडर का बता दे, उसके डिप्टी का बता दे, उसके बेटे का बताएं, बेटी का बताएं, बाकी बताएं। सर बड़ा अनफॉर्चुनेट है, हमें पर्सनल लेवल पे नहीं जाना चाहिए, इस लेवल पे जाना नहीं चाहिए हमें कि वीडियोज़ का जिक्र करें, वीडियोज़ की धमकियाँ दें, आप फौजियों को धमकियाँ दें, सुप्रीम कोर्ट वालों को दें, आप सियासतदानों को दें, एक दूसरे को दें। तो अगर जरदारी साहब किसी वीडियो की वजह से चेंज नहीं हुए, इमरान खान साहब नहीं हुए, मैं नहीं हुआ, कोई और नहीं हुआ, तो ये आपका मरियम बीबी नहीं चेंज हुई, नवाज शरीफ साहब नहीं हुए, शहबाज शरीफ साहब नहीं हुए, तो ये नैब वाला जो है वही चेंज हो गया, वीडियो की वजह से कंप्रोमाइज़ हो गया, बाकी कोई भी नहीं हुआ। मैं समझता हूँ ये वैसे ही आप पहले पिछले दिनों मुस्लिम लीग का एक बंदा कह रहा था ये बैठते कैसे हैं घर में अपनी बेटियों के पास, शहबाज शरीफ कैसे बैठते हैं हमें बता दें ज़रा, नवाज शरीफ कैसे बैठते हैं बेटियों के साथ। मतलब ये इस तरह ह्यूमिलेट करना और फिर साथ ही फिक्रा क्लोज करके कहना है कि PTI को चाहिए कि अदारों की तकरीम करें। भैया अदारों की तकरीम है क्या, आप क्या कह रहे हैं उनको, अपना चेयरमैन नैब को आप क्या कह रहे हैं, मतलब और ऐसे लोग कह रहे हैं जो अब चलो मैं लीडरों को तो जानते हैं, उनको अपने आप को भी जानते हैं। सो मैं समझता हूँ इश्यूज़ पे बात करें, पर्सनल लेवल पे बात ना करें, ये फैमिलीज़ पे ना जाएं, लोगों के पर्सनल करैक्टर पे ना जाएं, ये बड़ी ही घटिया हरकत है, घटिया रवायात हैं, ये छोड़ दें। नहीं वो फैमिलीज पे तो नहीं जा रहे, लेकिन एक बात तो उन्होंने बड़ी क्लियरली और कैटेगोरिकली कही है और हमें भी नजर आती है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान गुज़िश्ता रोज कहते थे कि हमारे फैमिली के अंदर कोई ऐसा बंदा नहीं है जो किसी बड़ी पोजीशन पे हो, लेकिन अगर टीम में से कोई ऐसे साहब हो जिनके भाई को किसी बड़ी पोजीशन पे रख दिया जाए, प्रोसिक्यूटर नैब बना दिया जाए, तो उसके ऊपर फिर आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे चीमा साहब? मुझे पहले मंदोहेल साहब की बात को रिस्पॉन्ड कर, दूसरा बात मुझे रिस्पॉन्ड कर लेने कमर दिलशाद साहब की बात पूरी समझ तो नहीं मुझे आ रही थी, लेकिन वो कह रहे थे कि आप कह लें कि इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। देखें ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बताऊँ आपको, ये बात असूली तौर पर ठीक है, ये बात असूली तौर पर ठीक है, लेकिन बाद को सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि वहाँ दूसरे बंदे के कंट्रोल में कुछ नहीं रहता। मसलन जस्टिस इफ्तार हैं, जस्टिस इफ्तार साहब ने जिस तरह चीफ जस्टिस बन के रहे हैं यहाँ, अब उनके बारे में कोई बात ना करे, क्यों ना करे भाई, कैसे ना करे। जस्टिस इफ्तार ने जो कुछ इस मुल्क में बोया है, उनके बेटे के बारे में, उनकी फैमिली के बारे में लोग बात ना करें, इतनी मुकद्दस गाय क्यों हो गया भाई? वो एक बंदा करप्ट था, एक बंदे ने चम के सिक्के चलाए, किसी की अथॉरिटी को नहीं माना, जमहूरियत को नहीं माना, किसी फैसले को नहीं माना, तो उसके बारे में हम बात ना करें, क्यों ना करें। और आज साकिब निसार के बारे में लोग क्यों नहीं बात करते? मुझे आज अगर जस्टिस इफ्तार चाहता है कि बात ना करें, या आज का चीफ जस्टिस चाहता है बात ना करें, वो जस्टिस इफ्तार जैसी या साकिब निसार जैसी हरकत ना करे, ये ज़रूरी है। ये हमसे ना तवक्को करे कि वो यहाँ जो कुछ भी चाहें करें, ठीक है, और हम बात ना करें। हम गूंगे हैं, कोई बेजान है, हम मतलब कोई इतने डरे हुए हैं, कोई गुलाम है किसी के बाप के, और कोई भी किसी के बाप का गुलाम है। 23 करोड़ लोग हैं यार, कोई ना कोई बोल पड़ता है, कोई ना कोई लिख देता है। सो मैं समझता हूँ जिस बंदे ने तकरीम करानी है, अदारों की तकरीम करानी है, जब अदारों के लोग चेयरमैन बनते हैं, चीफ जस्टिस बनते हैं, वो वहाँ तक जाने का एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस तक उसकी उम्र 55-60 साल हो चुकी होती है, उसमें बड़े सारे फिल्टर से गुजर चुका होता है। वहाँ जाके फिर अदारे की, पूरे अदारे की, वो अगर आईनी हो तो उसकी बड़ी बात है, उस अदारे की तकरीम कराए। और उसकी जिम्मेदारी ये भी, एक तो ये कि जो अपना प्रोफेशन है उसका प्रोफेशनल ड्यूटी करे, और दूसरा उस अदारे की तकरीम भी कराए, ये ज़रूरी है। लिहाजा यहाँ पे देखें जो चीफ जस्टिस अपना चीफ चेयरमैन इलेक्शन कमीशन है, मतलब उनके लिए ज़रूरी है कि वो कोई ऐसा एक्ट करें या न्यूट्रलिटी शो करें, या चीफ इलेक्शन कमीशन। अच्छा, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि देखें, ये जो इलेक्शन का फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का जो आप कह लें कि बेसिक रिस्पांसिबिलिटी है, कस्टोडियन है, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, या एज अदारा इलेक्शन कमीशन जो है ये उसकी जिम्मेदारी है। और करंट सिचुएशन जो है वो ये है कि 1977 का इलेक्शन जो पहला था, जिसमें 4 आप कह लें कि वज़ीर आला और वज़ीर आज़म बिला मुकाबला जीते, ठीक है, और उनके मुखालफिन को जेलों में डाला गया ताकि कागज जमा न कराएं। उस इलेक्शन से लेके आज तक कोई ऐसा इलेक्शन नहीं है कि जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने से पहले हारने वाला धांधली ना कहे। उसके मुंह जो पहला लफ्ज निकलता है वो धांधली निकलता है। दूसरा लफ्ज जो जीतता है वो कहता है जी मेरे साथ भी धांधली हुई थी, अगर मेरे साथ धांधली ना होती तो मैंने इससे भी ज्यादा सीटें लेनी थी। सो अगर जीतने वाला भी नहीं मान रहा इलेक्शन को, हारने वाला भी नहीं मान रहा इलेक्शन को, और 1977 से लेके आज तक नहीं माना, तो कोई इंप्रूवमेंट करें इसमें, कुछ चेंज लेके आए इसमें। ये आप कस्टोडियन है इसके, आप हमसे मदद मांगें, हमारी को ड्यूटी लगाएं, हम आपकी मदद करें। आप आराम से लेटे हुए हैं, हम आपको कहते हैं कि देखें इलेक्शन में सबसे इशू बड़ा है आइडेंटिफिकेशन का। जाली यहाँ पे वोटर लिस्टें हैं,
यहाँ पे इस मुल्क में शनाख्ती कार्ड बहुत जाली हैं, यहाँ पे उतने वोट हैं नहीं जितने बने हुए हैं, लिहाजा आइडेंटिफिकेशन के साथ, अंगूठे के निशान के साथ वोटर जो है उसकी आइडेंटिटी जो है, उसकी ओरिजिनलिटी जो है कंफर्म करें। इतनी सी बात है। इस बात पे आपने वो फटा डाला, आप उस हद तक जा रहे हैं भाई आप किसी 2 बंदे को नोटिस देते, सो व्हाट, मतलब ये 23 करोड़ लोग हैं, जमहूरियत है यहाँ पे, जमहूरियत क्या आपकी अना पे कुर्बान जाएगी? आप जो कुछ चाहते हैं पता हिले या ना हिले, मतलब ये इस मुल्क में ऐसा होगा? ऐसा नहीं होता। इस मुल्क में आपने कंसर्न को भी एड्रेस करना है, आप अपोजिशन के कंसर्न को भी एड्रेस करें, हमारे भी कंसर्न को एड्रेस करें। मतलब आप कह रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, हमारा भी तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ना, वो सिर्फ अपोजिशन का चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं है, मेरा भी तो उसने कंसर्न एड्रेस करना है। मेरा कंसर्न यह है कि इस मुल्क में जाली वोटर लिस्टें बनी हुई हैं, जाली वोटर लिस्टें हैं, वोट कहीं बंदा कहीं होता है उसका वोट पड़ जाता है, बंदा होता ही नहीं उसका वोट पड़ जाता है, ठीक है। तो लिहाजा इस चीज को ठीक करने का तरीका यह है कि आज इस मुल्क में कोई आता है, कोई जाता है, कोई प्रॉपर्टी खरीदता है, कोई बेचता है, कोई शनाख्ती कार्ड बनवाता है, कोई पासपोर्ट बनवाता है, किसी को इनहेरिटेंस शिफ्ट होता है, किसी का निकाह होता है, किसी का कुछ भी होता है, वो अंगूठे के निशान से होता है। तो भाई वोट क्यों नहीं अंगूठे के निशान से? एब्सोल्युटली राइट, आपका कमेंट आ गया। लिहाजा हमें यहाँ मुकद्दस गाय कोई ना बने। मुकद्दस गाय को सवाल यह है कि यहाँ मुकद्दस गाय पहले बहुत हैं, मजीद ना बना इस मुल्क में। ठीक है, इतनी ठीक है। मैं कादिर मंदोखेल साहब, योर रिस्पॉन्स सर। सुन लिया आपने जमशेद इकबाल चीमा साहब को, और बड़ी डिटेल में बात किया उन्होंने। मंदोखेल साहब देखिए, एक तो आवाज लो आ रही, कुछ बातें मैंने सुन ली है, कुछ नहीं सुनी है। सवाल ये है कि चीमा साहब यकीनन एक तो इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इससे पहले जो इलेक्शन हुए किसी ने नहीं माने, अपोजिशन ने भी नहीं मानी, हुकूमत नहीं मानी। इसका मतलब 2018 के इलेक्शन से पहले जो इमरान न्याजी साहब फरमाते थे कि इलेक्शन फ्रॉड है, ये वो सब गलत बातें थी, खुद एक्सेप्ट करें। नंबर 1 बात। दूसरी बात, मुझे इनकी नीयत पे शक नहीं है, मुझे अपोजिशन की नीयत पे भी शक नहीं है। जब सब इस बात पे मुत्तफिक है कि इलेक्शन फेयर होना चाहिए, तो इलेक्शन फेयर होने का मकसद ये है कि आप अपोजिशन के साथ बैठ जाए, इलेक्शन कमीशन के साथ बैठ जाए और वो सारी कमजोरियां, वो सारी खामियां के ऊपर डिस्कस करें, न कि आप एक डब्बा जादू की डब्बा लेके आ गए और आपने बयाना दे दी हम तो कराएंगे, इसी से कराएंगे। तो भैया हमने 2018 का आरटीएस सिस्टम भी आपका देख लिया है, ये कंप्यूटर है। इस बात से हल्लक हो के तमाम अपोजिशन ने इस मशीन को रिजेक्ट कर दिए। चलो कोई बात नहीं, आप अपोजिशन की वैसे परवाह नहीं करते हो, मगर जिस अदारे के जरिए आप कराना चाह रहे हो इलेक्शन। लेकिन कादिर मंदोखेल साहब वो तो फरमाते हैं कि हमने तो एक रेफरेंस मशीन दिखाई है, हमने ये तो नहीं कहा कि इसी से कराएंगे। आप लोग उसको देख तो लें, आप लोग तो देखने को भी तैयार नहीं है उसको। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। आप इनके वजीरों का देखिए, चीमा साहब का मैंने नहीं सुना, इनके वजीरों ने तो बार बार कहा हम इसी से कराएंगे। और इस मशीन का जिस दिन ये इंस्पेक्शन हो रहा था, आपको याद होगा इमरान न्याजी साहब जब खड़े थे, 4-5 एक्सपर्ट खड़े थे, वो बता रहे ये बटन दबाओ, ये बटन दबाओ, ये बटन दबाओ। अब आप मुझे बताओ, जब एक बंदा इंग्लैंड का, यूरोप का पड़ा हुआ, उसको एक ऑफिसर बता रहे ये बटन दबाते, मेरे हल्के के बुजुर्ग, मेरे एहतियात टाउन के पहाड़ियों का, मेरे जिया कॉलोनी के पहाड़ी में रहने वालों को, उस गरीबों को तो आम स्मार्टफोन नहीं आता है, उसको कौन बताएगा? चलो अगर बताएगा तो बंदा कौन होगा, वो किसके एतमाद होगा, ये मशीन किसकी कस्टडी में होगी, ये मशीन हैक होगी। 37 एतराजात लगा गए इलेक्शन कमीशन ने। आपने इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो ना वो पटे खोल दिए अपने वजीरों के, जाओ उनके ऊपर चढ़ाई कर दो। वो भाई खुदा को मानो, इलेक्शन कमीशन से आपका इख्तलाफ हो सकता है, आप उनके साथ बैठ जाओ, आप वजीरों से उनकी बेइज्जती तो ना कराओ। आप उनके खिलाफ आप जो नोटिस मिल गए, अब जाके फिर खामोशी छा गई। सवाल ये हर बात अपनी जिद। मुझे याद है इमरान न्याजी साहब जब क्रिकेट खेलते थे, मैं छोटा था, तो उस वक्त ये इमरान कर भैया ये गाना बनाता बकायदा पीटीवी में, ये वहां भी अपना इसी तरह जोर जबरदस्ती। वो भैया हुकूमत जोर से नहीं चलती है, आप ये मशीन ला भी दो, आप इलेक्शन की मर्जी की, अपोजिशन की मर्जी के बगैर इलेक्शन करा भी लो, इसको मानेगा कौन? तो ऐसे काम आप क्यों करते हो जो आपको कोई नहीं मानेगा? बात तो देखो, नेब का चेयरमैन लाओ या इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन लाओ, आप ऐसे बंदा लाओ ताकि पूरे पाकिस्तान को उस पर इत्तफाक हो। अब अगर पूरे पाकिस्तान या आधे पाकिस्तान में से इत्तफाक न हो तो ऐसी चीज को लाने का फायदा क्या? मुझे एक बात बताए। लेकिन इसके ऊपर सॉरी, इनके ऊपर मैं कहना चाह रहा हूं, जिस तरह जोर जबरदस्ती, आप देखिए मीडिया अथॉरिटी बिल आया, जब मीडिया ने ताकत दिखा दी है, उकला ने ताकत दिखा दी है, मेरा चेयरमैन बिलावल उनके साथ खड़ा हो गया,
तो घुटने टेक दिए, कमेटी बना ली है, तो भाई ये कमेटी पहले बना लेते। पहले ये जबरदस्ती करते हैं, उसके बाद घुटने टेक लेते हैं। तो भाई घुटने टेकने से पहले आप वो न बुलाए अपोजिशन को, क्योंकि आप जब आप ये बात करते हैं मैं बुला लो, आप कह रहे नारो मांग रहे, न बुलाओ। कम से कम इलेक्शन कमीशन में इज्जतदार लोग, पढ़े लिखे लोग, एक्सपर्ट लोग मौजूद है, या जो दिलशाद कन्वर दिलशाद साहब है, इस टाइप के जो रिटायर्ड लोग हैं, उनको भी आप मदऊ कर दे। सबके एक मीटिंग खुद ही कर लो, उनसे मशावरत करो। भैया ये मशीन ये वाला कमेंट आपका बड़ा वैलिड है। इसके ऊपर जमशेद साहब ये क्या मामला है? आप लोग पहले तो धमकाते हैं, ये एतराज है अपोजिशन का, पहले धमकाते हैं और फिर एकदम से आप रिवर्स हो जाते हैं और लगता है ऐसा है कि आप लोग अपने बयानात से बैकआउट कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ 4 बंदे बैठे हैं, ये सोचें कि अगर हम पहले बात करने से पहले सिर्फ कमेटी की बात करते, ये जो आप पहले ये जो सहाफ़ियों के हवाले से बिल है, जो मीडिया के हवाले से जी फेक न्यूज़ देने का, ये आप कह रहे जुर्माना होना चाहिए। हम कहते कमेटी, किसी ने कमेटी ना था, किसी ने कमेटी में बैठना था, किसी ने कमेटी बनने देनी थी। क्यों भाई? बेसिकली जमहूरियत में होता ही है कि आप एक चीज़ लाते हैं, फिर उसमें उसका अपोजिशन होती है, फिर होता है, उस पर ह्यू एंड क्राई होता है, और अल्टीमेट लोगों को समझ आती है कि इस चीज़ का काम होना है, कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट होनी है, लिहाजा इसमें हिस्सा लें, लिहाजा इसमें इसे आप कहेंगे जस्टिफाइबल कर दें, इसे एक फेयरनेस क्रिएट कर दें। फिर लोग फेयरनेस क्रिएट करना शुरू कर देते हैं और बैठ जाते हैं। उससे पहले जिन लोग जो लोग बेनिफिशरी होते हैं, कभी बैठते हैं भला इस तरह? इसी तरह हम बात कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन की, इलेक्शन होना कैसे है, या ईवीएम की। ईवीएम हम ले आए हैं, अब हमें सुजेस्ट आप इसमें इंप्रूवमेंट लेके आए। हम अगर कहते हैं कि आप मशीन लेके आए, किसी ने लानी थी भाई, हम ले आए ना, हम ले आए हैं, हम कहते हैं इसमें नुक्स को नहीं है, आपको है नुक्स तो निकाल दो, वरना आप अपनी मशीन लेके आओ। अब आप आओगे। बेसिकली हुकूमत का ये अच्छा, कादर मंदोखेल साहब को रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, होती ही इस तरह। मैं उनसे जरा सुन लूं, उसके बाद कमर दिलशाद साहब से एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। जी कादर साहब, ये कह रहे हम ये एक मशीन लिया है, आप तजावीज दे। भाई ये तजावीज है, ये जो 37 एतराजात इलेक्शन कमीशन ने बनाया, आपने उनके ऊपर चढ़ाई शुरू कर दी है। तो भाई उनको बुला ले, बिठा दे, भाई एतराजात आपके नहीं है, आपकी ये बिल्कुल बेकार है। भाई आपने तो गाली गलोच पे उतरा है, आप तो धमके पे उतरा है। तो बात ये होता है ना, अपोजिशन की बात हम करते हैं तो आप बोले नारो मांग रहे हो। तो भाई आप इसके ऊपर बैठ जाओ, मशीन बता दो, समझा दो, और हमारे जो एतराजात है वो आप उसको दूर कर दो। अच्छी बात है, आप तो बैठने को तैयार नहीं, आप तो कह रहे नहीं हमने कराना है। बिल आपने पास भी करा लिए, और अभी ज्वाइंट सेशन की भी आपने बिल तहरीक पास करा ली है। तो ये सारी चीजें जब आप करते हो तो मैं कहता हूँ सब कुछ आपने कर लिया है, सब कुछ आपने कर लिया। कल इलेक्शन है इस मशीन में, आपका रिजल्ट अगर सच्चा हुआ 100%, तब भी पाकिस्तान में कोई आदमी नहीं मानेगा। तो ऐसा काम करते क्यों भाई? आप ऐसा काम करते? मैं कंवर दिलशाद साहब की तरफ जाता हूं। कंवर दिलशाद साहब, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बहुत सारे ममालिक में इस्तेमाल हो रही है, बहुत सारों ने इसको रिफ्यूज कर दिया है और इसकी एफिकेसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। आपको लगता है कि गवर्नमेंट सही डायरेक्शन में कदम उठा रही है बगैर अपोजिशन को साथ लिए? नहीं, गवर्नमेंट ने तो सही सिमत पे कदम उठाया था कि अभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ज़ाहिर आनी चाहिए, हमें भी एक अपने फर्स्ट वर्ल्ड डेमोक्रेसी में दाखिल होना होता है, लेकिन इसको कंट्रोवर्शियल बना दिया। इस पर हुकूमत पाकिस्तान को इसको पार्टी बनने की बजाय इसको इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को एक रेफरेंस जाता कि आप अपना इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 103 के तहत इस पर आप फर्दर आप अपनी डेवलपमेंट करें। तो उस पर ये आइन के तहत, आइन के आर्टिकल 219 के तहत तमाम इलेक्शन को कार्रवाई करना का मिजाज इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान है, हुकूमत पाकिस्तान नहीं है। तो ये बन गया कंट्रोवर्शियल। अब इसके लिए जब इलेक्शन कमीशन ने अपने एतराज़ात किए तो लड़ाई झगड़े हो गए। अब इसका आसान तरीका ये है कि देखा, इंडिया ने 25 साल लगाए इस सिस्टम को अपनाने में, 1980 से लेकर 2004 तक। अब भी इंडिया की 10 रियासतों में ये सिस्टम अभी तक नाफिज नहीं हुआ है, वो मैनुअल तरीके से इंतखाब होते हैं। तो हमारे यहाँ भी स्टेप बाय स्टेप कर लें, लाहौर, कराची, पेशावर, कोटा में बार बार करें, इसके बाद ज़िमनी इंतखाबात में करें, लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन आ रहा है वहाँ इस्तेमाल करें। जो इसकी खामियाँ हैं वो आहिस्ता आहिस्ता दूर होती जाएँ। तो यह लफ्ज़ जो है ये कहना कि हम 2023 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए इंतखाबात कराएंगे, ये मेरी नज़र में नामुमकिन है, क्योंकि 1.5 साल में ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इतने बड़े प्रोजेक्ट को कैसे शुरू करेगा और कैसे इस मंथ के इंजाम तक पहुँचाएगा, जब इंडिया ने 25 साल लगाए। बाकी रह गया दुनिया के मुल्क की मिसाल दी है, मेरे पास रिपोर्ट मौजूद है।
167 मुल्कों में से सिर्फ 6 या 7 या 8 ममालिक छोटे छोटे बालदे भूटान टाइप वहाँ या एक इंडिया, वहाँ ये सिस्टम चल रहा है। बाकी तमाम दुनिया ने इसको रिजेक्ट कर दिया। आज जर्मनी में इंतखाबात हो रहे हैं लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन गैर कानूनी है, लेकिन वहाँ अपने मैनुअल तरीके से हो रहा है। अमेरिका में आधी रियासतों में मैनुअल तरीके से होता है, आधी रियासतों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है। मैंने खुद विजिट किया, मैंने देखा है। इसी तरीके से आप इंडोनेशिया में चले जाएँ, थाईलैंड में चले जाएँ, फिलिपाइन में चले जाएँ, ब्राज़ील में चले जाएँ, बेल्जियम में चले जाएँ, वहाँ ये सिस्टम ख़त्म हो चुका है। तो हम भी ये चाहते हैं कि इसको आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप कर लें। और सबसे बड़ा बेहतरीन तरीका जो मेरी चंद रोज़ में मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात की ख्वाहिश का इज़हार किया है, वो मुझे इनवाइट करेंगे तो मैं उनको सारी बारीकियाँ बताऊँगा कि इसमें कौन सी तरीके से आप इस मसले को हल कर सकते हैं। अच्छा तरीक़ाकार है लेकिन अच्छे तरीके से कर लें, वज़रा माफ़ी मांग लें और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को अच्छा तरीक़ाकार है, अच्छे तरीके से कर लें हो सकते हैं। एब्सोल्युटली राइट। जनाब कंवर दिलशाद साहब साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन हमारे साथ मौजूद थे। जनाब जमशेद इकबाल चीमा साहब मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म आप हमारे साथ थे। अब्दुल कादिर मंदोखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। और जनाब राजा आमिर अब्बास साहब साबिक डेप्यूटी नैब आप हमारे साथ मौजूद थे। तमाम बातों का क्रक्स सिर्फ इतना है कि गवर्नमेंट एक टग ऑफ वॉर में है और टग ऑफ वॉर किसी भी मामले के ऊपर, आप चाहे PMDA का मामला देख लें, मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल का मामला देख लें, आप इलेक्शन कमिश्नर के मामला देख लें या इलेक्शन कमीशन का मामला देखें, या फिर आप नए चेयरमैन नैब की तकर्री का मामला देख लें, सभी मामला के ऊपर उलझाव है। और उलझाव की वजह सिर्फ और सिर्फ वो बयानात है तुंदो तेज, जिसके बाद उनको रिवर्ट होना पड़ता है। तो अगर बड़ी दानिशमंदी के साथ सबको बिठाकर मामला को हल कर लिया जाए तो इससे ज्यादा बेहतर बात हो नहीं सकती है। आज की नेशनल डिबेट से इतना ही। जमील फारूकी को इजाजत दीजिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।